हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी साइंस क्लासेस में। एक बार फिर से हमने कैपेसिटेंस शुरू किया था। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस डिफरेंट शेप में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है जब भी हम किसी भी डिवाइस की बात करते हैं, कैपेसिटर की बात करते हैं, तो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ही बात करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो इसका क्या जो कंडीशन होती है, कुछ प्लेट्स ऐसे अरेंज होती हैं, दो प्लेट्स जो पैरेलल होती हैं, और हमने प्लस में बताया था कंडेंसर नाम की डिवाइस में कि इक्वल और अपोजिट चार्जेस सेपरेट होते हैं। लेकिन यहां पे क्या बताया था हमने, प्लेट की क्या करा दी जाती है, अर्थिंग। और जैसे ही प्लेट की अर्थिंग होती है, इस टर्मिनल से चार्ज इधर की तरफ मूव करते हैं। ये एम्प्टी पोजीशन शोन करता है, मतलब कुछ चार्जेज इस तरह से रिप्रेजेंटेशन शोन करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चार्जेज मूव करते हैं ना, तो इस तरह से इनकी डायरेक्शंस हो जाती है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसको पूरा का पूरा प्रोनाउंस करते हैं। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के लिए, जैसे कैपेसिटेंस का हमने सिंपल सा फार्मूला पढ़ा था, C इक्वल्स टू क्यू बाई वी, बस इतना छोटा सा फार्मूला था। लेकिन पैरेलल प्लेट के लिए कितना होगा, अगर हम यहाँ पे बात करें चार्ज डेंसिटी सिग्मा के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे चार्ज जो प्रेजेंट थे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू, इसकी वजह से हमने पढ़ रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू होती है ये कितनी हो जाती है, दोनों प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने जब पढ़ा था एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, वहाँ पे इसको डिटेल में बताया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन में। इसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिटेल एक बार फिर से देख लीजिएगा। एक पूरा का पूरा इसका डेरिवेशन है, ड्यू टू द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है, तो ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे भी कैसे आया ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारे पास E है ये तो आ गया, लेकिन V कहाँ से आए, क्योंकि इस फार्मूले में तो V है। Q तो हम सीधे सीधे रख देंगे, फार्मूले का आ जाएगा, लेकिन हम V कैसे लेके आए, तो हमने पढ़ रखा है, अगर हम यहाँ पे बात करें इनके बीच की सेपरेशन स्मॉल d हो, ज़्यादातर हमने R के रेस्पेक्ट में पढ़ा हुआ है, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्मॉल d की, कि इनके बीच का जो सेपरेशन है ये कितना है, स्मॉल d, ये लेट वैल्यू है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल का रिलेशन होता है किसके साथ, E के साथ, E और V का जो सिंपल सा रिलेशन होता है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या हो जाता है, V, क्योंकि E इक्वल्स टू क्या हो जाता है, V बाई डी एल, क्योंकि पोटेंशियल को एक और R से जब डिवाइड करते हैं तो दोनों का फार्मूला कितना हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, Q बाई आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो इस तरह से इनके बीच का रिलेशन आ जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, V की जगह पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस आ गई। कैपेसिटेंस में इसकी वैल्यू अगर हम रख दें तो ये है हमारे पास क्या, Q, इसको यहाँ पे एज सच रख देते हैं। V यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या होती है, सिग्मा हमने पढ़ रखा है चार्ज डेंसिटी होती है। अगर हम यहाँ पे चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट करें तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है, Q बाई ए, क्या हो जाता है, चार्ज डेंसिटी। ये भी हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से ये वीडियो पार्ट भी देख लीजिएगा। इसका डेरिवेशन कहाँ से आया और इसका डेरिवेशन, इसका भी डेरिवेशन अलग सेपरेट पार्ट में लिखा हुआ है। तो इस तरह से इनका कोरिलेशन बनता है। जब हम यहाँ पे E की बात करेंगे तो E की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या है, Q बाई A। तो यहाँ पे हम इसको रखें अगर, तो E को हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं कितना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट और क्या A, Q बाई ए हमारे पास क्या हो गया, सिग्मा की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट होगी। फिर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे E की जगह पे पुट करेंगे तो Q बाई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी।
अब Q तो Q से कैंसिल हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर। C की बात करेंगे तो C हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि C जो होगा यानी कि कैपेसिटेंस इसका पैरेलल प्लेट का वो किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट फैरेड ही होगी और माइक्रोफैरेड, मिलीफैरेड इनकी सब यूनिट्स हो जाएंगी। यहां पे एक केस लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की क्या ये परमिटिविटी होती है, यानी कि वैद्युतशीलता बोलते हैं इसको, निर्वात की। अगर क्या इसके बीच में निर्वात ना हो, दैट मीन्स द वैक्यूम ना हो, यानी कि एयर को भी हम ज़्यादातर क्या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ही एप्सिलॉन नॉट के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1 हो जाता है, और जब 1 हो जाता है तो हम डायरेक्टली क्या एप्सिलॉन नॉट के ही रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई मीडियम प्रेजेंट हो जाए, मीडियम को हम बेसिकली बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक, और डाई इलेक्ट्रिक के लिए टर्म हमने यूज किया था डाई इलेक्ट्रिक। इसकी अगर हम बात करें तो डाई इलेक्ट्रिक को हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, अगर डाई इलेक्ट्रिक की डिफिनेशन की बात करें तो इट इज अ टाइप ऑफ इंसुलेटर विच प्रेजेंट इन बिटवीन द टू चार्जेस आर प्लेट शीट्स to increase the capacitance of the medium, that is termed as the dielectric. Dielectric क्या हो जाता है, एक इंसुलेटर है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। डाइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, वोल्ट पर मीटर। और अगर इसका हम डायमेंशनल फार्मूला निकालें तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाता है, वोल्ट। वोल्ट किसका, एनर्जी के रेस्पेक्ट में। वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, W बाई क्यू। मीटर को हम L के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, W का mL2T-2, Q का AT और L का L। L से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, T ऊपर जाएगा, -3 हो जाएगा, mLT-3A-1। ये हमारे पास क्या इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है, किसका, डाइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ही इक्वल हो जाता है जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मीडियम रखने के बाद, तो मीडियम क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है। मल्टीप्लायर होगा तो जो C होगा ये क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एप्सिलॉन नॉट A बाई डी की, तो अगर इसको हम मान लें कि ये वैक्यूम के लिए C नॉट है, तो C ऑफ द मीडियम इक्वल हो जाएगा K C नॉट। इनका जो रेशियो होगा ये फिर से क्या हो गया, एक मीडियम का कैपेसिटेंस दूसरे मीडियम के कैपेसिटेंस का जो रेशियो होगा, मतलब वैक्यूम का और एक मीडियम का, ये क्या कहलाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब बात कर लेते हैं इन प्लेट्स के बीच में हमने कैपेसिटेंस तो निकाल लिया, लेकिन इनके बीच में फोर्स भी तो लगेगा, क्योंकि क्या थे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। तो फोर्स बिटवीन प्लेट की अगर हम बात करें तो इनके बीच में फोर्स क्या लगेगा, तो फोर्स का हमने फार्मूला पढ़ रखा है Q इंटू ई। अगर हम नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पे बात करें तो ये नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट होगा, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बात करेंगे तो ये पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट होगा। तो इसके साइन चार्जेस की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेंगे कि चार्जेस नेगेटिवली चार्ज्ड हैं या पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाय वन सिंगल प्लेट, एक प्लेट की वजह से दूसरे पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो हम पढ़ते हैं कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दोनों प्लेट की वजह से कंबाइंड था, इसकी वजह से ये आधा है। उसी वीडियो में हमने इसको बताया हुआ है, जो लिंक ऑलरेडी हमने मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिएगा। जब उसको देखेंगे तो ये पॉइंट भी वहाँ पे क्लियर हो चुका होगा आपको। ये हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्लेट के लिए, इसलिए इसको नाम लिख लेते हैं कितना,
E1 यानी कि एक सरफेस की वजह से क्या लग रही है। अब दूसरी सरफेस की वजह से अगर हम दूसरी सरफेस पे बात करें तो चार्ज कितना, Q अगर माइनस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस Q इंटू ई। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे लाके रखें कितना, Q 2 एप्सिलॉन नॉट के रेस्पेक्ट में, तो फोर्स कितना हो जाएगा, Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, साइन वही नेगेटिव, और हमने पढ़ रखा है सिग्मा कितना होता है, Q बाई ए, एरिया के रेस्पेक्ट में, याद तो होगा ही। तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये, नेगेटिव साइन के साथ Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। अगर हम यहीं पे बात करें फोर्स की ड्यू टू द अनदर चार्ज या दूसरे पॉजिटिव चार्ज की वजह से, फोर्स ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, ये कितना हो जाएगा, यही वैल्यू बट साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो इसको लिखते हैं हाफ Q स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। इस पे बेस्ड एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पे देखने को मिलता है। यहीं पे अगर हम बात करें कि फोर्स अगर हम इसके रेस्पेक्ट में लाके रखना चाह रहे हैं, तो यदि बात करें टोटल, ये तो क्या थी, एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, टोटल फोर्स की। तो टोटल अगर हम इलेक्ट्रिक फोल्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये ई कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कितना हो जाएगा, ई। लेकिन ये तो एक सरफेस के लिए था, हमें तो निकालना है टोटल सरफेस के लिए। तो जब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, अगर हम यहाँ पे एक Q एप्सिलॉन नॉट एक्स्ट्रा में लेके Q इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी था, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें कोई चेंजेस तो आएंगे नहीं, कोई चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक उसी तरह अगर हम इंटू एरिया कर दें इसको और इंटू एरिया कर दें, मतलब दोनों को एप्सिलॉन नॉट एरिया और एप्सिलॉन नॉट एरिया दोनों से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो इसकी सेहत में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा फायदा ये हो जाएगा कि हमारे पास एप्सिलॉन नॉट और एरिया ऑलरेडी प्रेजेंट हैं नीचे, और साथ में 2 भी है। लेकिन बेसिकली हमें फॉर्मूला क्या बनाना था, इसका ये वैल्यू हमें चाहिए। ये वैल्यू हमें क्यों चाहिए, क्योंकि यहां पे देख लो जरा, इसको अगर हम रखेंगे तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए, Q ऑलरेडी ऊपर है, एप्सिलॉन नॉट ए, Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल E के। तो यहां पे हम लिखेंगे हाफ Q स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट Q बाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए, तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर बचा रह जाएगा और यहाँ पे क्या, ई स्क्वायर। अगर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है हमसे क्या, फोर्स, इस टाइप के क्वेश्चन स्पेशली जेई और नीट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स एग्जाम तक के लिए, यहाँ तक का फार्मूला काफ़ी सफिशियंट होगा। लेकिन जब आप जेई या नेट्स की अगर तैयारी कर रहे हैं साथ में, तो ये फार्मूला भी साथ में याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड करके डायरेक्टली आपके कैपेसिटेंस और फोर्स पूछ लिया जाता है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें, एक टर्म और पूछा जाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया पूछा जाता है, यानी F बाई ए। तो F हमारे पास कितना है, 2 एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर अपॉन ए कैंसिल हो जाता है, ये बचता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसको याद कर पाना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है उससे रिलेट करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। जैसे हमने रेजिस्टेंस में कॉम्बिनेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, उसी तरह से हम कैपेसिटेंस में भी देखते हैं। हमने बताया था जो कैपेसिटेंस C होता है ये 1/R के इक्वल होता है, मतलब कैपेसिटेंस का और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन होता है ये इन्वर्सली रिलेट करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, तो यहां पे भी 2 कंडीशन होंगी। एक कौन सी, पैरेलल प्लेट कुछ इस तरह से बताया था ना, बनाएंगे हम, तो इस तरह से हम इनके कॉम्बिनेशंस बनाते हैं।
अगर यहाँ पे हम बात करें कि 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक को नाम दिया गया C1, इसको C2 और इसको C3, यहाँ से अगर हमने V पोटेंशियल सप्लाई किया तो पैरेलली में पोटेंशियल क्या होता है, सेम जाता है। तो इसके पास भी V पोटेंशियल जाएगा, V पोटेंशियल जाएगा और V पोटेंशियल जाएगा, बट करंट चूंकि क्या है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो करंट चार्ज पे डिपेंड करती है। इसके पास अगर हम Q1 की बात करें, इसकी बात करें Q2 और इसकी बात करें Q3, तो नेट जो चार्ज होगा, उससे पहले इसका नाम तो जान लो, क्या है ये, पैरेलल। पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन यही दूसरी कंडीशन क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, 1, 2 और 3, तीनों में एक समान करंट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इसका चार्ज सिमिलर हो जाएगा, क्यू क्यू। अगर ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, तो V सप्लाई जब जाएगी तो इसको V1 मिलेगा, इसको V2 मिलेगा, इसको V3 मिलेगा। तो कुछ इस तरह से हम पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन अरेंज करते हैं। एक पर्टिकुलर वायर में बट गया तो सीरीज, अगर अलग अलग वायर्स हो गए तो ये पैरेलल। जो रेजिस्टेंस में पहचानने का तरीका था, सेम तरीका यहाँ पे भी है, लेकिन इनका फार्मूला जो होता है वो वेरी कर जाता है, क्योंकि इनवर्सली जैसे हमने सीरीज में पढ़ा था R1 + R2 + R3, लेकिन यहाँ पे वेरी देखने को मिलेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी केस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, Q जो नेट होगा वो कितना हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3, और Q की बात करें तो क्या होता है, C1 × V, क्योंकि पोटेंशियल सेम बटेगा। इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, नेट C की बात कर रहे हैं तो हम C नेट की बात कर लेते हैं, V पोटेंशियल इसका लगेगा। Q1 के केस में हम बात करेंगे तो C1V + C2V + C3V, क्योंकि Q = क्या हो जाएगा, C × V। अब यहाँ पे अगर हम V को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, C1 + C2 + C3 और = CN V और V दोनों साइड से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, C नेट अगर यहाँ पे हमें निकालना है, या इक्विवेलेंट C की बात करें तो C1 + C2 + C3 एज सो ऑन। अगर n नंबर तक ये अरेंज हैं तो n नंबर तक सीधे सीधे जुड़ते चले जाएंगे। देखो पैरेलल में ये सीधे सीधे जुड़ रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस के केस में क्या था, 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इस रेशियो में बढ़ रहा था। ठीक इसी तरह अगर हम सीरीज के डेरिवेशन की बात करें तो सीरीज में क्या है, V, ये तीनों में अलग अलग है, तो नेट V की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, V1 + V2 + V3। अब हमें किसकी रेस्पेक्ट में निकालना है, C के रेस्पेक्ट में, तो V का फार्मूला क्या हो जाता है, Q हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा सेम, एक ही चार्ज तो सब में बटेगा। जितना चार्ज, मतलब एक चार्ज से कहने का मतलब है जितना टोटल चार्ज होगा वही चार्ज तो यहाँ पे बटेगा। तो Q/C इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा कितना, Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कॉमन लेके, Q कॉमन हो जाएगा तो इस Q से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 1/C इक्विवेलेंट की बात करें तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 एज सो ऑन। अगर CN नंबर तक लगे होंगे तो ये CN हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो सीरीज में ये 1/ के रेस्पेक्ट में ऐड होगा और पैरेलल में ये डायरेक्टली ऐड होते हुए चले जाएंगे। इसके बाद हम लोग जो आपने अभी डाइलेक्ट्रिक स्लैब पढ़े उनके कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। इसके अलावा हम चार्जेस के कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, और जो भी डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट हैं अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे। आज यहीं तक। उम्मीद है जो कॉन्सेप्ट आज पढ़े हैं आप लोगों ने समझ में अच्छे से आए होंगे, इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। स्पेशली कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको तैयार करके नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर इस टॉपिक पे कोई समस्या नज़र आ रही है या कोई दिक्कत हो रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे बेझिझक डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हमें स्क्रीनशॉट मैसेज कर सकते हैं अगर कहीं कोई कुछ मिसिंग लग रहा हो। और अगर वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि पूरा का पूरा 12th क्लास का जो सिलेबस है फिजिक्स का स्पेशली, वो यहीं पे आपको मिलने वाला है।